हेलो। तो आज के लेक्चर में हम शुरू करेंगे। पहले तो कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, कि कंसंट्रेशन टर्म्स क्या होती हैं, किस तरह से हम एक्सप्रेस करते हैं कंसंट्रेशन को किसी भी सॉल्यूशन की, कि सॉल्यूशन में कौन सी चीज कितने होते हैं। ठीक है, तो उससे पहले पर हम क्या करेंगे, जो हमारा कल वाला क्वेश्चन था, जो हमारा लास्ट लेक्चर का क्वेश्चन था, उसको सोल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन लिया था कि हमारे पास 98 ग्राम्स H2SO4 है जो कि लिक्विड है, और सॉरी 36 ग्राम्स ऑफ वाटर है जो कि लिक्विड है। ठीक है, तो 98 ग्राम्स H2SO4 लिक्विड प्लस 36 ग्राम्स ऑफ वाटर लिक्विड, और हमें डिफाइन करना था सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है, चलिए अब अपने पास क्या है, H2SO4 है, H2SO4 जो कि लिक्विड स्टेट में है, प्लस H2O है, H2O जो कि लिक्विड स्टेट में है, और इससे बन गया, तो ये मान लीजिए डाइल्यूट H2SO4 जो कि कौन सी स्टेट में होगा, तो लिक्विड स्टेट में होगा। अब देखिए, ये भी लिक्विड, ये भी लिक्विड, और ये वाला भी लिक्विड। ठीक है, तो हम स्टेट के बेस पे डिफाइन नहीं कर सकते सॉल्यूट और सॉल्वेंट को, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अमाउंट निकालना पड़ेगा। चलिए हम अमाउंट निकालते हैं। तो अमाउंट हम निकालते हैं, लेट्स कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। पहले निकालते हैं H2SO4 की, which is given mass of H2SO4 divided by molecular mass of H2SO4। ठीक है, तो पहले हम मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं H2SO4 का। कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1, हाइड्रोजन 2 है, उसका मास होता है 1, प्लस सल्फर का 32, प्लस 4 इंटू 16 ऑक्सीजन का। ठीक है, ये कितना हो गया, 32 और 34 और 64, 98 ग्राम पर मोल। ठीक है, 98 हो गया। गिवन मास अपने पास कितना है, 98 ही है। तो N ऑफ H2SO4 क्या हो गया, 98 बाई 98 यानी कि 1 मोल। ठीक है, चलिए नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं वाटर का। तो वाटर का कितना है अपने पास, गिवन मास है अपने पास 36, और मॉलिक्यूलर मास होता है 16 ऑक्सीजन का और 2 हाइड्रोजन का, तो 18 विच इज इक्वल टू 2 मोल्स है। तो मैं ये कह सकता हूं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4। ठीक है, तो इसका मतलब H2O क्या है, सॉल्वेंट है, और H2SO4 क्या है, तो सॉल्यूट है। ध्यान दीजिए, दिखने में हमें स्टार्टिंग में क्या लग रहा था कि H2SO4 98 ग्राम है, जो कि ज्यादा लग रहा था। ठीक है, और H2O जो कि 36 यानी कि कम लग रहा था, पर फिर भी ये सॉल्वेंट निकला। क्यों, क्योंकि इसके नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा हैं, ज्यादा है। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स जिसके ज्यादा होते हैं, अगर दोनों, हाँ ध्यान दीजिए, दोनों की स्टेट अगर सेम हो, दोनों कंपोनेंट्स की स्टेट अगर सेम हो, तो जिसके नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा वही सॉल्वेंट। ठीक है, तो चलिए अब हम देखेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में। ठीक है, तो कंसंट्रेशन टर्म्स क्या रिप्रेजेंट करती हैं, कि किसी सॉल्यूशन में कौन सी चीज कितनी है। हमें पता है सॉल्वेंट ज्यादा होता है, सॉल्यूट कम होता है, तो कंसंट्रेशन टर्म हमें बताएंगे कि कितना सॉल्यूट है और कितना सॉल्वेंट है। ठीक है, तो कंसंट्रेशन क्या है, कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग टर्म्स हैं हमारे पास, कंसंट्रेशन टर्म्स बोलते हैं इनको। तो उनमें से कुछ मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं, जिनमें पहली है मास परसेंटेज। ठीक है, दूसरी है वॉल्यूम परसेंटेज, तीसरी है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, फोर्थ है पार्ट्स पर मिलियन, और फिफ्थ है मोल फ्रैक्शन। इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से। ठीक है, तो एक एक को हम डिटेल में समझते हैं। चलिए, पहला है हमारे पास मास परसेंटेज। मास परसेंटेज,
रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं, तो परसेंटेज W बाय W, ठीक है। अच्छा, फॉर्मूला क्या होता है परसेंटेज W बाय W का, मास ऑफ द कंपोनेंट, या मैं कहूं गिवन मास ऑफ द कंपोनेंट, गिवन मास ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन और इनटू 100। देखिए, गिवन मास ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। मल्टीप्लाइड बाय 100 क्यों किया, परसेंटेज निकालेंगे क्योंकि एक परसेंटेज है, ठीक है। और ऊपर भी क्योंकि मास वेट है यानी, और नीचे भी वेट है, इसलिए मैंने क्या बोला परसेंटेज W बाय W, ठीक है। मान लीजिए जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए 20 ग्राम शुगर है इज प्रेजेंट in 1 liter of sugar solution. Find percentage W by W। तो हम कैसे निकालेंगे, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, या जिसकी निकालनी है हमें शुगर की निकालनी है, परसेंटेज W बाय W ऑफ शुगर मान लीजिए, ठीक है। तो हमारे पास शुगर है 20 ग्राम और हमारे पास सॉल्यूशन कितना है 1 लीटर, इसको 1 kg कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें वेट बाय वेट करना है, तो हम 1 kg कर देते हैं। मान लीजिए 1 kg अपने पास सॉल्यूशन है, तो ये कितना हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 100, ये लीजिए, और यानी कि कितना है 2%, ठीक है। यानी कि 2% W बाय W क्या है, 2% W बाय W है शुगर। ध्यान दीजिए, यहां भी वेट था हमारे पास, यहां भी हमारे पास वेट था, इसलिए वेट बाय वेट रखा। यहां पे वॉल्यूम रखी होती तो नहीं चलता, उसे हमें वेट में बदलना पड़ता। मान लीजिए हमारे पास यहाँ वॉल्यूम होती तो हम क्या करते, तो हमें फिर डेंसिटी की जरूरत होती। हमें पता है मास अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी। अगर डेंसिटी गिवन होती, वॉल्यूम गिवन होता, तो हम मास निकाल लेते, ठीक है। तो उसके लिए हम आगे डिस्कस करेंगे अभी। तो मैं ये मान सकता हूं कि अभी तक हमने परसेंटेज W बाय W का जो फॉर्मूला है वो सीख लिया है, कि गिवन मास सॉल्यूट का डिवाइडेड बाय सॉल्यूट या सॉल्वेंट, जिस भी कंपोनेंट का आपको निकालना है, बेसिकली सॉल्यूट भी हो सकता है सॉल्वेंट भी हो सकता है, ठीक है, जिस भी कंपोनेंट का आपको निकालना हो, डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान दीजिएगा, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्वेंट नहीं या सॉल्यूट नहीं, सॉल्यूशन, ठीक है, इनटू 100। यानी कि ये वाला कंपोनेंट कितना परसेंट है टोटल सॉल्यूशन के वेट का, बस यही हमें जानना होता है इसमें परसेंटेज W बाय W में। चलिए दूसरा हम देखते हैं वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। वॉल्यूम परसेंटेज, या हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, परसेंटेज V बाय V, ठीक है, परसेंटेज V बाय V से रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वाले में क्या होगा, तो परसेंटेज V बाय V इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान दीजिए, फिर से सॉल्यूशन है और मल्टीप्लाइड बाय 100। अगेन 100 से मल्टीप्लाई क्यों किया, परसेंटेज है इसलिए मैंने मल्टीप्लाई किया 100 से। चलिए, तो परसेंटेज V बाय V का फॉर्मूला क्या आ गया, गिवन वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। इस बार मान लीजिए अपने पास एक क्वेश्चन गिवन है कि एक कोई सॉल्यूशन है जो कि 1 लीटर है, और उसमें मान लीजिए 800 ml वाटर है,
प्लस 200 ml उसमें HCl है। ठीक है, मान लीजिए क्या है कि 800 ml वाटर है और 200 ml HCl है। हमें फाइंड करना है परसेंटेज V/V ऑफ वाटर। हम क्या करेंगे, परसेंटेज V/V इज इक्वल टू, हमें पता है गिवन मास ऑफ कंपोनेंट, कंपोनेंट कौन है इस बार, वाटर, सॉरी गिवन वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट, इस बार कंपोनेंट कौन है, वाटर, 800 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितनी हो गई, 800 प्लस 200 कितना, 1000 ml। अच्छा ये ml में है तो हमें ये भी ml में रखना पड़ेगा, इंटू 100, ये गया ये गया, तो ये कितना आ गया, 80% V/V। ठीक है, 80% V/V सॉल्यूशन है वाटर के लिए। अच्छा अगेन अगर मान लो हमें HCl का निकालना हो तो 100 में से 80 का 20 बचा तो 20% हो जाएगा, क्योंकि 80% वाटर है तो बाकी 20% फिर HCl ही है। चलिए अब हम जरा नेक्स्ट पे चलते हैं। तीसरा है मास बाय वॉल्यूम परसेंट। मास बाय वॉल्यूम या वेट बाय वॉल्यूम कह सकते हैं हम, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अच्छा अभी तक हमने क्या देखा, वेट बाय वेट देखा और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम देखा। तो अगर हम वेट बाय वेट देखा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम देखा, अब हम देख रहे हैं वेट बाय वॉल्यूम। तो यानी कि परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम गिवन का जो फॉर्मूला होगा वो होगा गिवन वेट या मास ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय क्या, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। देखिए मास या वेट बाय वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है जी, यानी कि अब मान लीजिए मेरे पास क्या है, अब मेरे पास वो वाला एग्जांपल है कि मेरे पास सवाल है कि 20 ग्राम शुगर इज प्रेजेंट इन 500 ml ऑफ शुगर सॉल्यूशन, फाइंड परसेंटेज W/V ऑफ शुगर। ठीक है जी, तो हम कैसे निकाल लेंगे, तो परसेंटेज W/V का फॉर्मूला लगाएंगे, गिवन मास ऑफ कंपोनेंट, कंपोनेंट कौन है, शुगर है अपने पास कंपोनेंट इस बार, तो गिवन मास ये हो गया 20 ग्राम। अच्छा 500 ml, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितनी है 500 ml, 500 और इंटू 100 परसेंटेज के लिए ये लीजिए 5 और ये आ गया 4, तो कितना आ गया 4%। ठीक है जी, तो हमारे पास आया 4%। अगला चलते हैं, अगला अपने पास क्या है, तो अपने पास अगला है पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, देखते हैं कि ये पार्ट्स पर मिलियन है, इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी। तो पार्ट्स पर मिलियन असल में क्या है, ये जब हमें यूज करना होता है अगर जो सॉल्यूट का अमाउंट है, जो सॉल्यूट का अमाउंट है किसी भी सॉल्यूशन में वो बहुत ज्यादा कम हो, जैसे कि एयर में पोल्यूशन के पार्टिकल्स, जैसे एयर में पोल्यूशन के पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं, काफी कम, लगभग मान लीजिए 10 ppm 5 ppm, ऐसे काफी कम, या हम ये कह सकते हैं कि इतने होने चाहिए, होते नहीं है असल में पर होने चाहिए इतने, उसी को हम ये फ्रेश एयर या प्योर एयर कह सकते हैं उसी को। ठीक है जी, सिमिलरली वाटर में TDS का अमाउंट, टोटल डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स, यानी कि वाटर में कितने सॉल्ट्स डिसॉल्व्ड हैं, कितने आयंस डिसॉल्व्ड हैं। अगर सॉल्ट्स ज्यादा डिसॉल्व होंगे तो हमने पढ़ा है कि वाटर हार्ड वाटर कंसीडर हो जाता है, वाटर को हार्ड वाटर कहा जाता है कि भाई इसमें अगर आयंस ज्यादा हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस जो है वो अगर ज्यादा हैं तो हम ये कह देते हैं कि वाटर हार्ड वाटर है। अब ध्यान दीजिए कि ये जो आयंस है वाटर में ये हमें तो कभी महसूस नहीं होते, इसका मतलब क्या है, हमें महसूस नहीं होने का इसका जो कारण है वो ये है कि ये बहुत बहुत माइन्यूट, बहुत कम अमाउंट में अवेलेबल है। ठीक है, और जब भी कोई चीज बहुत कम अमाउंट में अवेलेबल हो
बहुत कम हो, थोड़ी सी हो बिल्कुल, तो हम उसकी जो कंसंट्रेशन है वो किस चीज में रिप्रेजेंट करेंगे, तो पार्ट्स पर बिलियन, यानी कि 1 मिलियन यानी कि 10 लाख, 10 लाख किसी भी, ये मान लीजिए वाटर, हम एग्जांपल लेते हैं वाटर में टीडीएस का ही, तो 10 लाख वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ कितने मॉलिक्यूल्स इस चीज के अवेलेबल हैं, यानी कि 10 लाख वाटर के मॉलिक्यूल्स और उसमें मान लीजिए 2 या 4 हैं, तो ये बहुत माइन्यूट अमाउंट हो गया। मान लीजिए 50 भी है, मान लीजिए 50 भी है, तो भी 10 लाख में 50 बहुत ही कम अमाउंट है। तो कहने का मतलब क्या है, या मैं कहूं कि ओवरऑल जो मैं कहना चाहता हूं वो क्या है कि पीपीएम का यूज कब होगा, जब अमाउंट किस चीज का, सॉल्यूट का, जिसका हमें निकालना है वो बहुत बहुत कम हो, बहुत कम। ठीक है, तो पीपीएम को कब क्या क्या कहते हैं, पार्ट्स पर मिलियन। पीपीएम निकालते कैसे हैं, तो पीपीएम का फॉर्मूला होता है, ध्यान दीजिए, पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट जिसके निकालने हैं बाय टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन में सबके मिला के कितने पार्ट्स हैं, हमें जिसके चाहिए उसके कितने पार्ट्स हैं, हमें इसका पीपीएम निकालना है उसके कितने पार्ट्स हैं, टोटल सॉल्यूशन के सारे कंपोनेंट्स के मिला के कितने पार्ट्स हैं, और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻6 से, यानी कि 10 लाख से 10⁻6 कितना होता है, 10 लाख होता है। ठीक है जी, अच्छा, तो 10⁻6 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, और इस चीज को हमने क्या बोला, तो इस चीज को हमने बोला पीपीएम। और कब यूज करते हैं, व्हेन अमाउंट ऑफ कंपोनेंट इज वेरी वेरी लो, यानी कि जिस कंपोनेंट की कंसंट्रेशन निकालनी है उसका अमाउंट वेरी वेरी लो हो, बहुत बहुत कम हो, तो हम पीपीएम का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, उससे पहले इनके इनकी एक्सरसाइज मैं नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा। नेक्स्ट लेक्चर में क्या होगा कि इनके क्वेश्चंस करवाऊंगा, इससे भी सारे हर एक मैं कहूँ हर एक कंसंट्रेशन टर्म के, पीपीएम के अलग से, मोल फ्रैक्शन के अलग से, जो 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 मैं पढ़ाऊंगा उन सबके मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा। ठीक है, अगला देखते हैं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, चलिए हम लोग देख लेते हैं। It is the fraction of moles of the required component। ठीक है जी, ये मोल्स का फ्रैक्शन है रिक्वायर्ड कंपोनेंट के, जो यानी जिस कंपोनेंट का हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है, उस कंपोनेंट के कितने मोल हैं, कि कितने पार्ट उसके हैं, कहने का मतलब मान लीजिए टोटल 10 मोल है सॉल्यूशन में। ठीक है, और सॉल्यूशन बना है ए और बी दो चीजों से, ए के मोल है 5। ठीक है, तो यानी कि इसका फ्रैक्शन कितना होगा, 0.5, 1/2। देखिए हाफ है, हाफ, टोटल 10 है उनमें से 5 ए के हैं, तो यानी कि हाफ उसका हिस्सा है। कहने का मतलब ये हिस्सेदारी है, बेसिकली हम इसको कह सकते हैं, अगर अगर हम हिंदी में बात करें तो हम कह सकते हैं हिस्सेदारी है, कि कितना हिस्सा उसके उसके हिस्से, मतलब कितना उसका हिस्सा है इसमें, टोटल सॉल्यूशन में किसी कंपोनेंट का मोल्स का हिस्सा कितना है। ठीक है, किसी कंपोनेंट के मोल्स का हिस्सा सॉल्यूशन, तो चलिए हम निकालते हैं, इसका रिप्रेजेंट करते हैं x से। ठीक है जी, x, और मान लीजिए अ सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ ए एंड बी। ठीक है जी,
तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। देखिए, यानी कि जिस कंपोनेंट का हमें निकालना है उसके डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, मान लीजिए एक और हम बात करें तो एक सॉल्यूशन है जो ए बी सी डी अप टू इनफाइनाइट कितनी भी चीजों से बना है। ठीक है, तो हमें अगर मान लीजिए ए का मोल फ्रैक्शन निकालना हो, हमें निकालना हो एक्स ए, तो हम क्या लिखेंगे, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी प्लस जहां तक भी ये होगा। ठीक है, जहां तक भी ये होगा। अच्छा, सिमिलरली अगर हम एक्स बी निकालना चाहें, एक्स बी, तो एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी प्लस जो भी होगा। ठीक है जी। अच्छा, एक और बात एग्जांपल लगाइए, एक और बात हम सोचते हैं, एक बार हम इस वाले एग्जांपल में सोच लेते हैं। इस वाले एग्जांपल में अगर इसमें मैं एक्स बी और निकाल लूं, एक्स बी, तो वो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। ठीक है जी। अच्छा, और अगर मैं जोड़ दूं, यानी कि ए और बी दो ही कंपोनेंट हैं और इन दोनों का मोल फ्रैक्शन अगर मैं जोड़ दूं, यानी कि एक्स ए प्लस एक्स बी, तो ध्यान दीजिए 1 आएगा। जोड़ के देखिए, ये दोनों सेम हो जाएंगे, एन ए प्लस एन बी हो जाएगा। ठीक है, एन ए प्लस एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी 1 हो जाएगा। चलिए मैं एक बार करके दिखा देता हूं। एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी विच इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। तो ये कितना हो गया, 1 आ गया, 1। और आप एक और तरीके से देख सकते हैं। मान लीजिए आपके पास एक जमीन है, ठीक है, एक लैंड का पीस है आपके पास, मान लीजिए कुछ भी 1000 स्क्वायर फीट का, 1000 स्क्वायर फीट। ठीक है, और उसको आप 3 लोगों में डिवाइड करें, जिसमें एक को मिले 100 स्क्वायर फीट, एक को मिला 100 स्क्वायर फीट, ठीक है जी, दूसरे को मिला 300 स्क्वायर फीट और एक को मिला 600 स्क्वायर फीट। यानी कि एक को मिला 1/10 पार्ट, एक को मिला 3/10 पार्ट और एक को मिला 6/10 पार्ट। अगर हम तीनों जिनके बीच में हमने चीज को बांटा है, उन तीनों के फ्रैक्शन का या तीनों के पार्ट का अगर सम करते तो 1 ही आएगा। सोच के देखिए, अगर कोई एक चीज बहुत सारे लोगों में बांटी गई है अलग अलग हिस्सों में, अगर हम उन सारे हिस्सों को जोड़े तो वो एक ही तो आएगा। सोच के देखिए, और अगर आप अपने मन में और एग्जांपल सोच सकते हैं इसके। अगर हम यहां इस वाले क्वेश्चन को और सेकंड वाले पार्ट, इस वाले पार्ट को और कंसीडर कर लें, तो देखिएगा जरा। तो अगर मैं कहूं कि एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस डॉट 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 अप टू जहां तक भी ये है इज इक्वल टू कितना आएगा, 1। तो जो कंक्लूजन मैं डिराइव कर रहा हूं यहां से वो क्या है कि सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस ऑफ ऑल कंपोनेंट्स, सारे कंपोनेंट्स का सम, ठीक है, इज यूनिटी, यानी कि वो 1 होगा। ऑल कंपोनेंट्स ऑफ ए सॉल्यूशन, सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ ए सॉल्यूशन इज यूनिटी, यानी कि 1 होगा। ठीक है जी, ये लीजिए इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है जी, तो यहां तक हमारे पास इंपॉर्टेंट बातें आ गई। चलिए एक चीज और हम जो मोल फ्रैक्शन के बारे में खास है वो देख लें। अब हमें पता है, एक मान लीजिए सॉल्यूशन है हम a प्लस बी का, ठीक है जी। अच्छा, एक्स ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
Na अपॉन Na प्लस Nb। अच्छा, Na क्या है और Nb क्या है? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B, ये बात हमें पता है। वेयर Na एंड Nb आर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B। ठीक है जी। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स का हमारे पास फॉर्मूला है, हमें पता है। तो गिवन मास ऑफ A डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ A लिख सकते हैं Na को, और यहाँ भी Na को लिख सकते हैं WA अपॉन Ma प्लस WB अपॉन MB, यानी कि गिवन मास ऑफ A डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ A, और B के लिए MB को क्या लिख सकते हैं? तो गिवन मास ऑफ B डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ B। मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन है कि 36 ग्राम और हमारे पास CO2 is mixed with 27 gram of H2O to form a solution। ठीक है जी। Find the mole fraction of CO2 given that molecular mass of CO2 is equal to 44 grams। ठीक है जी। एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O इज इक्वल टू 18 ग्राम। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो हमारे पास क्या है, हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O। ठीक है, x ऑफ H2O, तो यानी कि सॉरी x ऑफ CO2, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O, इन्हीं दो से मिलकर बना है। ठीक है, तो दोनों के नंबर ऑफ मोल्स को जोड़ दिया, यानी कि दोनों कंपोनेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स को जोड़ दिया, और जिसका निकालना था उसको ऊपर रख लिया। ठीक है, तो गिवन मास ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 लिख दो इसको, डिवाइडेड बाय गिवन मास ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 प्लस गिवन मास ऑफ H2O डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O। ठीक है जी। चलिए, अब वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। गिवन मास ऑफ CO2 अपने पास कितना है, 36 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास 44 डिवाइडेड बाय 36 अपॉन 44, सॉरी, प्लस कितना हो जाएगा, ये अपने पास वाटर का मास अपने पास 27 डिवाइडेड बाय 18। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे और जो भी आंसर आएगा हमारा वही हो जाएगा मोल फ्रैक्शन। ध्यान दीजिएगा, मोल फ्रैक्शन क्योंकि एक फ्रैक्शन है या हिस्सा है, और हिस्सा हमेशा एक में से तोड़ा जाता है, तो मोल फ्रैक्शन ऑलवेज लेस देन 1 होगा। ध्यान दीजिए, मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज लेस देन या इक्वल टू 1। इक्वल टू 1 क्या कब होगा, जब सारा एक ही चीज से बनाओ। मान लीजिए 1 लीटर पानी है, उसमें कुछ नहीं मिला है, पानी का पानी मोल फ्रैक्शन कितना होगा, 1 ही होगा, क्योंकि खाली पानी है, सारा पूरा हिस्सा पानी ही है। ठीक है, तो बेसिकली ये हिस्सा है, कितना हिस्सा है, ठीक है, मोल्स का हिस्सा, क्योंकि सारा, अब हमारे इस केस में सारा पानी है, तो मोल फ्रैक्शन भी 1, तो मोल फ्रैक्शन या तो 1 हो सकता है या 1 से छोटा हो सकता है। ठीक है जी, तो मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज लेस देन या इक्वल टू 1। ठीक है जी, तो अभी हमारी वैसे कंसंट्रेशन टर्म्स कंप्लीट नहीं हुई है। इसके बाद हमारे पास मोलैरिटी है, नॉर्मेलिटी है, ये सब बचे हुए हैं हमारे पास। ठीक है, तो उन सबको हम नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे। धन्यवाद।